तो हम लगातार आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल दिखाया है। अब मुस्लिम बहुल सीटों की अगर बात की जाती है, उन इलाकों की जहां पर क्या नतीजे आए हैं, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव की काफी उम्मीदें टिकी हुई थी, और आजम खान का क्या होगा, अब्दुल आजम का क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। नाहिद हसन की सीट पर क्या होगा, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल में कौन जीतेगा, अब हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है। तो ये वो सारी सीटें, अमित। बिल्कुल, कैराना, बुढ़ाना, नजीबाबाद, नगीना, कांट, ठाकुरद्वार, इसके अलावा मुरादाबाद नगर, देवबंद बहुत इंपॉर्टेंट एक सीट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि संभल हो, स्वार हो, रामपुर हो, इसके साथ ही मेरठ दक्षिण, बागपत, धौलाना, बुलंदशहर, ये वो सीटें हैं जिस पर हमारी नजर है। और इन सीटों की हम बताएंगे कि आखिरकार यहां पर पवन मुस्लिम बहुल सीटों में क्या सपा गठबंधन को जीत मिल रही है, क्योंकि अब की बार सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम एकजुट हैं या विभाजन है। पहली सीट कैराना, मृगांका सिंह और नाहिद हसन के बीच मुकाबला। नाहिद हसन जिन पर एनएसए लगा था और उसके तहत उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो यहां कांटे की टक्कर में मृगांका सिंह नजर आ रही है। हालांकि यहां मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और कैराना टफ फाइट में नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं बुढ़ाना की। बुढ़ाना सीट में हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर उमेश मलिक और राजपाल बालियान सपा के हैं और इसमें जीत सपा गठबंधन को जा रही है। तो मुस्लिम बहुल सीट में यह फायदा होता नजर आ रहा है, जिसका जिक्र लगातार कर रहे थे लोग। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है बुढ़ाना सीट पर बाल्यान खाप है और उम्मीदवार बाल्यान है, तो बाल्यान खाप एक डिसाइसिव है, तो इसकी वजह से ऐसी स्थिति आ रही है। हमारे साथ गेस्ट है, गेस्ट से भी एक सवाल ले लेते हैं। सर पराशर जी, ये राजपाल बाल्यान यहां एसपी के टिकट पर उमेश मलिक पर हावी पड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि जाट मुस्लिम एकता की जो बात किसान आंदोलन के दौरान हो रही थी वो जमीन पर दिखाई दी? कुछ पॉकेट में पवन, इसमें कोई दौरा नहीं कि बहुत ज़्यादा, और उनमें से एक सीट ये ऐसी है जहां पर उसका असर बहुत ज़्यादा था। वो अक्रॉस द रीजन नहीं था, जैसे बागपत की बात करें तो बागपत पे वैसा असर नहीं था, लेकिन कुछ सीटें ज़रूर ऐसी थी जहां पर जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन था वो बहुत असर डाल रहा था, या जो जाटों की नाराज़गी थी वो बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी। और वहाँ पर हालांकि बीजेपी की तरफ से अपने नेताओं को मिलाकर और बातचीत करके, संवाद करके कोशिश की गई थी कि उस नाराज़गी को दूर किया जाए। आपने देखा होगा कि जब प्रवेश वर्मा के घर पर बैठक हुई थी, उसमें भी इस खाप से संबंधित कुछ लोगों को बुलाया गया था। उन्हें यह संदेश दिया जा रहा था कि आखिर बीजेपी की सरकार कैसे उनके हितों का ध्यान रखती है, बावजूद इसके उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। देवेंद्र, अगर बात करते हैं कैराना की, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बहुत चर्चा में रहा है ना, कि एक नैरेटिव ही सेट हो गया कैराना सीट को लेकर, लेकिन वहां पर भी जब टक्कर नजर आती है तो इसको आप बीजेपी के लिए क्या पॉजिटिव देखते हैं, या आपको लगता है कि वो फायदा नहीं हुआ, जो पूरा नैरेटिव गढ़ा गया? निश्चित तौर पे जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश पहले भी बीजेपी करते रही है, और सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं की है अमित, बल्कि अगर ग्राउंड पे जो चीजें होती हैं और तब नेता उसको बोलते हैं तो फिर सेंटिमेंट इको होता है। अगर ग्राउंड पे वो चीजें ना हो रही हो तो नेता कितना भी बोले उसका असर नहीं होता है। कैराना की बात करें तो कैराना में निश्चित तौर पे वो एक सिंबल के तौर पे बीजेपी उसका इस्तेमाल करती है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पे हुकुम सिंह के लिए मुसलमानों में उनका बहुत ज्यादा दखल रहता था, मुस्लिम वोट में बहुत ज़्यादा उनके समर्थक थे, लेकिन बीजेपी के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, या फिर मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें, या फिर जब वहाँ पे पलायन हुआ, जिसको आप गुंडागर्दी का नाम दें या दूसरी चीज़ों का नाम दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं पलायन हो रहा था, उस नैरेटिव को लेकर बीजेपी जब आगे बढ़ती है तो उसमें कैराना उसका सिंबल था, जिसका नतीजा था कि अमित शाह ने जब डोर टू डोर अपना कैंपेन शुरू किया था तो वहीं से शुरू किया। बिल्कुल। अब नजीबाबाद की बात कर लेते हैं। नजीबाबाद में क्या सीन बन रहा है और यहां पर किसके खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है? एग्जिट पोल में ये सपा के खाते में जा रही है। निजामाबाद में कुंवर भारतेंदु सिंह है और सपा के हैं तस्लीम अहमद। हमें नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने अब की बार बहुत मुस्लिम सीटों को सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार देखकर नहीं किया, बल्कि एक हिंदू उम्मीदवार दिया है। उनमें से बहुत कम सीटों में से एक ये नजीमाबाद है जहां एक मुस्लिम कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी यहां जीत रही है। इसके अलावा नगीना की भी बात कर लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। नगीना में आखिर क्या तस्वीर उभर कर आ रही है? डॉक्टर यशवंत और मनोज कुमार पारस हैं और नगीना में कम से कम कांटे की टक्कर है यहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। और अगली सीट का हम रुख कर लेते हैं। और अगर वॉल हम देख लेते हैं तो वॉल में आप देखिए कि 2 जगह पे टफ फाइट है और 2 जगह पे इस सपा के खाते में जा रही है। अब कांट की बात करते हैं। कांट में क्या है? यहां पर राजेश कुमार चुन्नू और कमाल अख्तर, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो पलड़ा है यहां समाजवादी पार्टी का भारी है। कुल मिलाकर अब की बार एक जो
वाइडर तस्वीरें निकल कर आ रही है कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है और उसी की बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी यहां जुड़े हुए हैं। पश्चिमी यूपी में गोनिका गई थी। गोनिका, कांट से क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? क्या यह ठीक है, समाजवादी पार्टी कांट में आगे है? देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि कांट के अलावा आप जितनी भी मुस्लिम सीटों की बात करें, इस बार जो खास तौर पर देखा गया कि मतदान बहुत ज़्यादा हुआ है। जो मुस्लिम मतदाता हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकले हैं। मैं मतदान केंद्रों पर जहाँ जहाँ गए वहाँ देखा गया कि जहाँ पर नॉर्मल जो मतदाता है वहाँ पर कतार कम है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर पोलिंग सुबह से लेकर अगर दिन के 2 या 3 बजे तक कहें, बहुत ज़्यादा हुई है। और ये वजह रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं काफी सीटों पर कॉन्फिडेंट दिख रही है कि उनके साथ जो मुस्लिम जो एमवाई फैक्टर खास तौर पर है वो काफी ज्यादा गया है, और इसीलिए ये लग रहा है कि कांट सीट इस बार समाजवादी का जिक्र किया है गोनिका, तो इसको लेकर हमारे साथ सभी हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं। यहाँ पर नीतीश भी है, राजेश भी है, मनीष भी है, आप सब लोग गए। अच्छा, शुरुआत नीतीश से आपसे करते हैं, उसके बाद राजेश और मनीष आप भी बताइएगा, एमवाई फैक्टर आपको नजर आया है? छोटा छोटा एक आपसे रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। जी हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ ये खड़ा रहा है एम और वाई। और यदि हम मुस्लिम वोटरों की बात करें तो उनके जहन में सिर्फ ये है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है। यदि उनकी जाति का कोई उम्मीदवार है भी दूसरे दल से तो उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं दिख रही है। उनका कहना होता था, कई जगह से मैंने बात की है, कि वो सत्ता बदलना चाहते हैं, उनको अखिलेश यादव को लाना है, इसलिए वो कहीं से भी वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ जगहों पर मैंने देखा जहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया था वहां पर वोटों का बिखराव हुआ भी है, और उन जगहों पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं बीएसपी के मुस्लिम वोटरों उम्मीदवारों ने। राजेश, देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट्स जहां जहां पर समाजवादी पार्टी ने दिया है या फिर जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है वहां पर बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ अखिलेश यादव के लिए वोट कर रहा है। वो सिर्फ साइकिल यही बात करता। जब उनसे पूछते थे कि क्या आप लोकल उम्मीदवार को जानते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो पिछली बार विधायक थे नहीं थे, उन्होंने काम किया नहीं किया, वो सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे और वो अखिलेश यादव को लाना चाह रहे थे। बीएसपी ने जहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया, जैसे नीतीश बता रहे थे, वहां पर बहुत हल्का असर है। और रुहेलखंड के इलाके में मैं बहुत घूमा, वहां पर ओवैसी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन बहुत ज्यादा वो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यानी साइकिल का। मनीष, देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं जी। जो मुस्लिम फैक्टर्स की जो बात की जा रही है, इसमें पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रति उनका पूरा एक रवैया साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात, 2017 के चुनाव में अगर देखें तो जहां कहीं भी मुसलमान बहुतायत में हैं वहां अगर उनसे बातचीत की जाती थी तो बसपा पार्टी का नाम उनकी जुबान पर आता था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम उनकी जुबान पर आता था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव का ही नाम उनकी जुबान पर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सहारनपुर एक ऐसी बेल्ट है, उसमें देवबंद ऐसी सीट है जहां पर 2017 में बीजेपी के पास वो सीट। अच्छा, रुकते हैं उसके लिए, क्योंकि देवबंद का आपने नाम लिया, हमारे लिस्ट में वॉल में, उस पर जब आएंगे तो आपसे जरूर इस पे रिएक्शन लेंगे। अगली सीट है ठाकुरद्वारा में अजय प्रताप सिंह और नवाब जान के बीच मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। दिलचस्प बात यह है कि नवाब जान वो उम्मीदवार हैं जो 2012 में जीते, 17 में जीते, यानी मोदी की लहर में भी नवाब जान जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब की बार कांटे भाई एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन मोदी की लहर में जीते तो कद तो दिखाता ही है कम से कम, और अब की बार कांटे की टक्कर है। अगली सीट है मुरादाबाद देहात, उसकी बात कर लेते हैं। मुरादाबाद देहात में आप देखिए कृष्णकांत मिश्रा और मोहम्मद नासिर है, इसमें भी सपा प्लस है। ये वो इलाका है जहां पर भी करीब 50% से ज्यादा कुछ सीटों पर तो मुस्लिम वोटर। मुरादाबाद वो सीट है जहां बीजेपी की जब लहर थी तो मुरादाबाद जिले की 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वो जिला है जिसमें समाजवादी पार्टी ने बेफिक्र होकर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मुरादाबाद नगर की भी बात कर लेते हैं। मुरादाबाद नगर में क्या दिख रहा है? तस्वीर यहां पर है, रितेश कुमार गुप्ता और यूसुफ अंसारी, यहां पर भी कांटे की टक्कर। बिल्कुल कांटे की टक्कर यह है कि रितेश कुमार गुप्ता पिछली बार जीते थे यहां, लेकिन मार्जिन सिर्फ 2200 वोट का था, और यूसुफ अंसारी का दावा था कि मुझे कलेक्टर ने हराया है, मेरी उनसे दुश्मनी है, मैंने खुद उनसे इंटरव्यू किया था। तो यहां कांटे की टक्कर है, कहा नहीं जा सकता। शहरी मतदाता है, लेकिन अब की बार वहां ट्रेडर्स भी बहुत ज्यादा है, जिसमें ज्यादा हिंदू काफी हैं। व्यापारी वर्ग जो है वो गुप्ता जी के साथ है। लेकिन मुरादाबाद में मेरा यह मानना है, मुरादाबाद नगर में यहां समाजवादी पार्टी अब की बार जीत सकती है। अच्छा। क्योंकि पिछली बार जब 2200 वोट से हारे थे तो मुस्लिम वोटों में विभाजन हुआ था, जो अब की बार हमें देखने को नहीं मिला। देवबंद सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये कह सकते हैं दारुल उलूम, जो मुस्लिम समुदाय का हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहां पर ब्रजेश सिंह रावत और उनके सामने कार्तिकेय राणा, सपा ने यहां पर जो हिंदू कैंडिडेट्स डाले हैं
बिल्कुल, राणा कैंडिडेट मायने रखता है। यहां देवेंद्र जी से पूछ लेते हैं। देवेंद्र जी, देवबंद की अपने आप में एक सिंबॉलिक वैल्यू है, यहां दोनों हिंदू कैंडिडेट होना और राणा का चुनाव जीतना, सुरेश राणा और उस स्थिति में अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा सुरेश राणा नहीं, राणा। देवबंद की बात करें तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं ब्रजेश, स्टेट यूनिट बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं थी कि उन्हें टिकट दिया जाए। जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो एकदम इस बात की मुखालफत कर रहे थे और बाकायदा बैठक में उन्होंने इस बात को कहा कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज़्यादा है कि इनको टिकट देने का मतलब है कि सीधे सीधे हम चुनाव हार रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली ने उनके टिकट पर मुहर लगाई। उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि 2017 के चुनाव को जिस प्रकार से उन्होंने लड़ा, और सिर्फ 17 नहीं बल्कि उसके पहले 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसमें इनका रोल जो था देवबंद में, उस बात से दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और तब उनका यह कहना था कि इनका जो बैकग्राउंड है, जिस प्रकार की हिम्मत चाहिए होती है ऐसी सीटों पर लड़ने के लिए, वो इस कैंडिडेट में है और इसको टिकट देना चाहिए। उसके बाद टिकट एक बात मैं बता दूं, देवेंद्र को हम लगातार याद है, पहली जब लिस्ट आई थी हमने सबसे पहले दिखाई थी, उन्होंने हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। आपको सीटों के बारे में पहले पता लगता है कि आपको एक एक चीज पता है। मैं वाकई में मानना पड़ेगा कि आपको यह भी पता है कि इस कैंडिडेट को क्यों किया जा रहा था। मतलब आपकी तारीफ करनी पड़ती है इस बात से कि आपको डिटेल याद रहता है। इनकी सबसे बड़ी एक खूबी है। अब इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हर एक सीट के बहुत बारीकी से आपको समझा देंगे कि आखिरकार टिकट देना ना देना उसके पीछे की पेच क्या है। लेकिन देवबंद, शायद मनीष आप गए थे, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, देवबंद मैं कुछ वक्त के लिए गया था। देवबंद सुन्नी समुदाय का एक बहुतायत है और एक चीज़ मत भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुन्नी और शिया जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट में रहता है, लखनऊ में हो या देवबंद में हो, अगर हम बात करें तो शिया बीजेपी के ही सपोर्ट में रहता है। सुन्नी वर्ग जो है, दारुल उलेमा में जब कोई भी बातचीत होती है, एक बड़ी मीटिंग होती है, तो उसका असर सीधे लखनऊ में देखने को मिलता है। लेकिन देवबंद ही ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इस बार मुद्दा फोकस बेरोजगारी पर हो गया है। और बातचीत जब किसी भी व्यक्ति से वहाँ पे की जाती है तो उनकी ज़ुबान पर नाम अखिलेश यादव का आता है। तो कुल मिलाकर देवबंद से तमाम चीज़ें सेट की जाती है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, मुस्लिम बाहुल इलाकों में एक मैसेज भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर जहाँ कहीं भी आप बातचीत करेंगे तो बेरोजगारी, उसका असर आप देखते हैं कि थाना भवन में है या नहीं, क्योंकि अगली सीट थाना भवन ही है और बहुत बड़ी वीआईपी सीट है। थाना भवन 2017 के बाद एक चेहरा यहां आया था, सुरेश राणा, जिसको बीजेपी ने पोस्टर बॉय बनाया, बाद में गन्ना मंत्री भी बने। वो यहां से अशरफ अली के खिलाफ मुकाबले में हैं, कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने यहां आरएलडी को टिकट दिया था, तो आरएलडी के टिकट पर अशरफ अली सुरेश राणा को कड़ा मुकाबला दे। सीट को मैं जाना चाहता हूं देवेंद्र, आप अगर बताएं कि आखिरकार सुरेश राणा, जो कि एक बहुत ऐसा चेहरा था जैसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये पार्टी के लिए बहुत प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर की वजह क्या लग रही है? और दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उस सीट की अगर आप बात करें तो वो सीट बीजेपी कैंडिडेट के जीतने लायक स्थिति तभी बनती है जब फाइट ट्रायंगुलर हो। पिछली बार भी मुकाबला ट्रायंगुलर था, इसलिए सुरेश राणा जीते थे। दूसरी चीज जो उनके अगेंस्ट में काम कर रही है कि जैसे ट्रायंगुलर फाइट इस बार वैसा नहीं दिख रहा है, दूसरी जो अगेंस्ट में काम कर रही है वो ये कि इन 5 सालों में मंत्री रहते हुए जिस प्रकार का कनेक्ट लोगों के बीच होना चाहिए था वो मिसिंग है और उनको व्यक्तिगत तौर पे उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। और पार्टी का अपना जो सर्वे था उसमें ये सीट भी मानी गई थी कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि बड़ा नाम था, एक चर्चा ये चली भी थी कि इनकी सीट बदल के दूसरी सीट पे भेजा जा सकता है। फिर उस बात पे मुहर नहीं लगी और उसके चलते उन्होंने फिर से वहीं से लड़ाया गया है। ट्रायंगुलर फाइट नहीं है तो बहुत मुसीबत में रहेंगे। तो अगली सीट की हम बात कर लेते हैं, कुंदर की सीट पर कौन आगे कौन पीछे। कमल प्रजापति और जियाउर रहमान के बीच मुकाबला है। बर्क साहब के पोते हैं ये, वो कुंदर की सीट है और यहां समाजवादी पार्टी जीत रही है। कहा जा रहा है कि यहां भी मुस्लिम मतदाता 1.25 लाख के आसपास हैं और इसका असर ये है कि यहां कुंदर की समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा, अगली सीट बेहद दिलचस्प है। यहां सैनी जी मैदान में है, नरेश सैनी और अमर अली खान के बीच ये मुकाबला है। नरेश सैनी पहले बेहट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वहां कांग्रेस की टिकट पर जीते। अब की बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं और ये सीट वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है बेहट कुंदर की, तो बड़ी बात होगी। अच्छा, अभी तक जो आप वॉल देख रहे हैं इस पे हमने 12 जगह बता दिए, 12 में से हमने देख लिया कि करीब करीब कौन किसके साथ है। और बिल्लारी की बात कर लेते हैं, यहां पर परमेश्वर लाल सैनी और फहीम इरफान, यहां पर सपा को जीत हासिल हो रही है इस सीट से, बिल्लारी के सीट से। और अगली सीट कौन सी है? एक बार अमरौली की भी बात कर लेते हैं। असमौली सीट है अगली असमौली सीट की क्या तस्वीर निकल कर आ रही है वो देख लेते हैं। हरिंदर सिंह और पिंकी सिंह के बीच मुकाबला है और यहां भी समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा, यहां पर एक चीज हमने नोटिस कर रहे हैं देवेंद्र की, जो कुछ सीटों पर सपा ने जहां पर भी अपने हिंदू कैंडिडेट्स दिए हैं वहां पर भी बीजेपी जीती हुई नजर नहीं आ रही है।
उसमें बड़ी मुसीबत ये हो रही है बीजेपी के लिहाज से इसका कि मतलब मैं इसलिए जानना चाहता हूं, इसका क्या मतलब है कि जो मुस्लिम वोट है वो कैंडिडेट के हिसाब से नहीं चल रहे, सिर्फ और सिंबल के हिसाब से चल रहे हैं? बिल्कुल। हालांकि मुस्लिम वोट की जब हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पे जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव देखें वो आप ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ऐसा सही हो, ये बात नहीं है। उसके पीछे जैसे बड़ी वजह शिया सुन्नी की आप बात कर लें, लखनऊ इलाके की बात कर लें, दूसरी तरफ की मुस्लिम महिलाओं की भी सोच, क्या लॉ एंड ऑर्डर से वो प्रभावित नहीं होती हैं, क्या राशन से वो प्रभावित नहीं होती हैं, क्या घरों से वो प्रभावित नहीं होती हैं? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल स्कीम्स का हुआ है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हुआ, ये ऐसा विरोधी भी कहते हैं। जाहिर तौर पर आपको तमाम ऐसे मुस्लिम उदाहरण मिलेंगे, मुस्लिम परिवारों के उदाहरण मिलेंगे जिसमें केंद्र की सरकार की जो योजना है, आवास योजना, उसका उन्हें फायदा मिला है, राशन उन्हें लगातार मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर का फर्क उन मुस्लिम महिलाओं के लिए भी रहता है। तो वहां पर निश्चित तौर पे एक थोड़ी सी अंधमारी रहती है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन वो थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं रहती। ओवरऑल बीजेपी के लिए नुकसान के हिसाब से अमित आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी ये चाहती थी कि ट्रायंगुलर फाइट हो, कांग्रेस या बीएसपी की तरफ भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, मुसलमानों के सामने मेजॉरिटी जो उनका पोर्शन है, जो बड़ा चंक है, वो ये मान के चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का ये बेहतरीन मौका है, और वो काम क्योंकि समाजवादी पार्टी कर रही है इसलिए उनके साथ वो दिख रहे थे। राजेश काफी इलाका में, मुरादाबाद की जो बेल्ट है उसमें राजेश गए थे। राजेश, जैसे कि हमारे देवेंद्र जी बता रहे हैं कि सेंट्रल स्कीम्स सबके लिए पहुंची, अब सवाल यह है कि क्या बेनिफिशरीज अपने कास्ट या अपने धर्म से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं? आपने जमीन पर क्या फील किया है? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम मतदाता के सामने गोल बिल्कुल फिक्स था, उनको बता दिया गया था। जैसे उनसे जब बात करो तो ऐसा लग रहा था जैसे रिसर्च करके आए हो, उनके पास मुद्दे क्या है उनसे पूछा जा रहा था कि अगर आप वोट देने आए तो आपके पास मुद्दे क्या है। वो बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रिसर्च करके आए हो। आप उम्मीदवार देख रहे हैं, आपके पास लोकल मुद्दे नहीं, कोई लोकल मुद्दों पर बात नहीं, कोई लोकल उम्मीदवार पर बात नहीं, सिर्फ अखिलेश को लाना है और बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना है। ये उनके सामने लग रहा था जैसे कि किसी ने उन्हें पढ़ाया हो, सिखाया हो और पहले से, बहुत पहले से तय कर लिया उन्होंने। ये नहीं कि चुनाव की घोषणा हुई तब तय हुआ हो। बात ऐसा लग रहा था बहुत पहले से उन्होंने तय कर लिया हो कि इस बार हमें समाजवादी पार्टी को ही वोट देना है। तो ये बिल्कुल साफ मुस्लिम मतदाताओं में दिख रहा था। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो संभल में घूमा मैं, मुरादाबाद में घूमा, लोगों से बात की, राशन हो या फिर घर की बात हो, वो मुस्लिम लोगों को भी वहां पर मिला और बिना किसी भेदभाव के मिला है। वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो कानून व्यवस्था सुधरा है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदलनी है उन्हें और इस वजह से वो अखिलेश को वोट देते या फिर समाजवादी कैंडिडेट को वोट देते। इसमें एक बड़ी समस्या उसमें यह है कि जैसे आमतौर पर जब आप बात करने जाएंगे तो मुस्लिम महिलाएं आपसे बात नहीं करती और कम से कम खुलकर बिल्कुल बात नहीं करती। वो जिन लोगों से आप बात करते हैं वो मुस्लिम युवक होते हैं या मुसलमानों के जो एडल्ट सर होते हैं, ऐसे लोगों से आप बात करते हैं। मुस्लिम महिलाएं क्या इन बातों से प्रभावित नहीं होती? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। ऐड ऑन करना चाहूंगी मुस्लिम महिलाओं के बारे में, क्योंकि कई जगह पर खासतौर पर मैंने मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज्यादा कवर किया और जब हम पोलिंग बूथ पर भी उनसे बात करते थे तो उसमें यह देखा गया कि अगर वो परिवार के किसी सदस्य के साथ आई है, यानी कि कोई पुरुष साथ में आया है, तो वो साइकिल बोलेंगी, वो उसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगी कि अखिलेश या साइकिल, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर महिलाएं ग्रुप में आ रही हैं किसी एक जगह पर पोलिंग बूथ पर और परिवार का कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो वो खुलकर अपनी बात जरूर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बिहार में जब गया था तो वहां पर जब पोलिंग इसके लिए, वोटिंग के लिए, तो वहां पर पुरुष बता रहे थे कि सबके तेजस्वी, लेकिन महिला से हमने पूछा कि नीतीश कुमार या तेजस्वी, बोले नीतीश से हमें कोई मतलब बैर नहीं है, नीतीश अच्छे मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने बोल दिया। तब समझ में आता है कि उनकी एक सोच। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बात जरूर हो रही है कि बार बार कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की पसंदीदा पार्टी समाजवादी पार्टी हुई है, लेकिन अगर देवबंद, सहारनपुर के इतर अगर आप बरेली की तरफ जाएंगे ना तो आपने अभी बीच में सुना होगा तनवीर अहमद का बयान, जिसमें तनवीर अहमद ने कहा था कि भाई हमारी बातचीत जरूर हुई है लेकिन समाजवादी पार्टी जब आती है तो उनका मुख्तार बहुत बुलंद रहता है, उनमें मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं FIR दर्ज होते हैं, हमारे साथ मारपीटी होती है। तो कुल मिलाकर हम सपोर्ट तो कांग्रेस को कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं बोला। तो कुल मिला के ये साफ नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी खुश हैं। आप लोगों ने जिस तरह से जो बताई हैं चीजें उसके हिसाब से तो एक चीज पवन बिल्कुल तय हो गई है कि मुस्लिम वोट तो जा रही है साइकिल में, लेकिन जो महिलाओं के वोट हैं उसको आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो साइलेंट वोट है, अभी भी साइलेंट है। क्या कहेंगी वो नतीजे बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।